हर सांस हमारे जीवन का एक अनमोल उपहार है। सांसों के महत्व को समझना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सांसों के माध्यम से ही हम जीवित रह पाते हैं। सांस लेने से हमारे दिमाग और शरीर को प्राकृतिक रूप से शुद्ध हवा मिल पाती है। सांसों के माध्यम से ही हम अपने शारीरिक अंगों को सक्रिय रख पाते हैं। लेकिन क्या होगा जब ये सांस लेने में हमें तकलीफ होने लगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अस्थमा पर। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे, 300 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हैं अस्थमा से, जिसमें से 38 मिलियन पीपल इंडिया के हैं। क्यों होता है अस्थमा? क्या सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के? अस्थमा को नेचुरोपैथी के माध्यम से क्योर किया जा सकता है या नहीं, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद खास गेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर आर.के. तुली जी से, जो चीफ फिजिशियन है सोहम के, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर होलिस्टिक मेडिकेयर है, और साथ ही सर को फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन भी कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम में सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नम्रता जी। सर, वैसे तो अस्थमा का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि सांस नहीं आता, सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन सर, फिर भी इनिशियली स्टेज पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अस्थमा के, ताकि हम उसे जो है बढ़ने से पहले ही रोक लें? मैं शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक समझ शेयर करना चाहूँगा कि जो अस्थमा है, ये जो ब्रॉडली दो प्रकार का अस्थमा होता है। एक है ब्रोंकियल अस्थमा, जो लंग्स की वजह से, जो आम अस्थमा शब्द का मतलब है सांस फूलना, तो ये ब्रोंकियल वजह से हो सकता है और ये कार्डियक वजह से हो सकता है। जब हम हार्ट फेलियर में, हमारी हार्ट तकलीफ है, कष्ट है, तो उस समय भी हमें ये सांस की समस्या पैदा हो सकती है। तो मेरे विचार में आज आपका विषय है ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये एक, जैसे आपने बताया, एक बहुत प्रचलित रोग है कि दुनिया में 40 करोड़ के ऊपर लोगों को 300 मिलियन पीपल 300 मिलियन वर्ल्ड वाइड है, 30 करोड़ पीपल, और उनमें से हमारे देश में ही 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अस्थमा है। अस्थमा अक्सर बचपन में ज़्यादा होता है। कहते जो आंकड़े जब हमने देखे तो कि बचपन में 13-14% बच्चों को अस्थमा हो सकता है, जबकि 16-18 की उम्र के बाद इसकी जो इंसिडेंस है वो लगभग 3 से 4% रह जाती है। तो बहुत बारी आपने सुना होगा किसी बच्चे को अस्थमा है तो उनको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा होगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बच्चे के ऊपर इस चीज़ का, दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालें, और क्योंकि जो एक विश्वास है वो सबसे बड़ा इलाज होता है, और उसके ऊपर अगर प्रेशर नहीं डलेगा तो आने वाले समय में थोड़े थोड़े धीरे धीरे, जैसे बच्चा बचपन से अपनी एडल्टहुड में जाता है, तो उसका अस्थमा शायद प्राकृतिक अपने आप ही ठीक हो जाए। तो अस्थमा के लक्षण, जैसे ये शब्द अस्थमा है, इसका मतलब ही है कि सांस घुटना या मेरा दमा, सांस फूलना। तो ये सांस फूलना, और इसमें इसकी वजह ये हो जाती है कि जो हमारी सांस की ब्रोंकाई हैं, जो सांस एक प्रकार का, जैसे हमारे लंग्स हैं वो एक प्रकार के पेड़ है, जैसे उसका मेन तना है जिसको कि हम विंड पाइप, ट्रैकिया बोलते हैं, वो जाके 2 शाखा में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, और वो जाके आगे फिर एक पेड़ की पत्तियों के बराबर, और जैसे वो एल्वियोलाई, जैसे पत्ते हैं, उनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, तो एल्वियोलाई, तो इसमें सूजन आ जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से टाइटनेस आ जाती है और सूजन आ जाती है, जिसके वजह से हमारा जो सांस है वो इन शाखाओं में ठीक से दौड़ नहीं पाता, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें थोड़ी बलगम भी बनने लग जाती है, तो बलगम और उस रास्ता को, सांस के रास्ते को रोकती है। तो पहले से थोड़ा महसूस होने लगता है कि थोड़ी छाती में जकड़पन आने लग गया है, या मैं थोड़ी भी एक्सर्शन करूं तो मुझे सांस फूलने लग जाता है,
और कुछ ज़्यादा करने से, और बल्कि जब बढ़ जाता है तो बैठे बैठे भी मेरा सांस फूलने लगता है, जिसको कहते हैं मेरी पसली चलने लगती है, ऐसे लगता है कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा। तो ये एक बहुत भयंकर एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमारा जीवन जो है ये सांस के ऊपर ही निर्भर है, और जब बहुत देर तक सांस ना ले पाएँ तो हमारा शरीर की जो लाली है वो एकदम सफ़ेद होने पड़ती है, और बल्कि चलते चलते उसमें साइनोसिस जिसको बोलते हैं, मेरी जीभ, मेरे नाखून इत्यादि नीले पड़ने लग जाते हैं, और अगर ऐसे समय पे अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मात्रा देखी जाए तो वो बहुत लो हो जाएगी। तो यही इसके लक्षण हैं। तो सर कुछ इनिशियली सिम्टम्स नहीं आते, सीधा अस्थमा का जो है अटैक ही पता लगता है कि अब अस्थमा हो चुका है? बहुत बारी ऐसे भी होता है, और फिर जब थोड़े सिम्टम अंदर आ रहे होते हैं तो हम उसको गौर नहीं करते, और फिर वो एकदम भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम अस्थमा अटैक कह देते हैं। और अस्थमा अटैक एक इमरजेंसी है, एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी है, और अक्सर लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल में ही भागना पड़ता है, और वहाँ पे उनको इंट्रावीनस दवाइयों इत्यादि से उनको थोड़ी राहत दी जाती है। परंतु इसको कहते हैं हर चीज़ में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन एनी क्योर। तो पहले तो ये हो ही ना, और उसको भी बचाने के लिए कि अस्थमा की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक वेरी माइल्ड स्टेज है कि कभी कभी हो गया, एक है कि हर दूसरे दिन या हर रोज़ एक बारी हल्का अटैक हो गया, या कि हमको अटैक होता है, रोज़ होता है मगर माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, और एक है कि बहुत सीवियर अटैक हो जाता है, और एक स्टेटस अस्थमैटिकस की स्टेज होती है कि जिसमें दवाई लेने के बावजूद भी अस्थमा को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए डिफरेंट उपाय, डिफरेंट इलाज होते हैं। तो इसकी ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। जी, तो सर अस्थमा किन किन कारणों से होता है? क्या वजह होती है जो हमारे जो लंग्स में है, जो वहाँ पे जो पाइप जो आपने बताई वहाँ पे सूजन आती है, क्या वजह होती है सर? आम तौर से कह दिया जाता है कि इसकी वजह जेनेटिक है, कि यानी कि हमारे परिवार में चलती है, परंतु जिस प्रकार से अस्थमा पिछले 30-40 सालों में इतना फैल गया है, तो पहले तो लोगों को ऐसा नहीं होता था। तो ये विचारधारा के ऊपर भी चैलेंज किया जा रहा है। दूसरा, आज की मॉडर्न रिसर्च से हमें पता लगा है कि अगर जेनेटिक भी हो तो हम अपनी योग क्रियाएं से इस चीज़ को वापस कर सकते हैं। जो भी हमारे अंदर जेनेटिक दोष पैदा हो गया है उसको भी सुधारा जा सकता है। इसके अलावा थोड़ी मानसिक तनाव की वजह से हो सकता है, और कहते हैं इसको, हम कहते हैं एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, कि कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ये अस्थमा हो जाता है। तो थोड़ी सी भी कहीं धूल मिट्टी इत्यादि है, या घरों में आपके काफ़ी कालीन इत्यादि हैं, बेड है, बेड्स में, तो वहाँ पे बड़े माइक्रोस्कोपिक जो कीटाणु जो हम देख भी नहीं सकते वो आ जाते हैं, और धुआं आजकल, और ये जो प्रदूषण है, और ख़ास करके जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या ऐसे वातावरण में जहाँ स्मोक रहता है, और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल कॉजेज़ जहाँ पे केमिकल्स और धुआं, धूल, धूप, हमें इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा हो, इन वजह से ये अस्थमा एग्रावेट हो जाता है। जी, सर तो क्या अस्थमा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल भी सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है ही नहीं। दिस इज़ ए एटॉपिक hypersensitivity, or at the most an allergic reaction when I react abnormally to the things which are present। क्योंकि एक इंसान को अस्थमा होता है तो एक परिवार में एक इंसान को अस्थमा हो सकता है, उसी घर में, उसी माहौल में, उसी वातावरण में, परंतु दूसरों को किसी को नहीं होता। तो इसको एक से दूसरे के साथ तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं होता है। नहीं। तो सर अस्थमा की कोई एज भी होता है कि किसी एज में ही अस्थमा हो सकता है, या किसी भी एज ग्रुप को ये बीमारी हो सकती है? नहीं, जैसे मैंने आंकड़ों में बताया कि इसकी जो इंसिडेंस है वो कुछ बचपन में ज़्यादा होती है, और फिर जब हमारी सेहत कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम बुढ़ापे की स्टेज इत्यादि कहते हैं, वहाँ भी वही कोई जो भी तकलीफ़ है, जब मेरी सेहत कमज़ोर होगी तो वही तकलीफ़ मुझे ज़्यादा तंग कर सकती है। तो वृद्ध लोगों में भी शायद इसका प्रकोप ज़्यादा हो, परंतु जनरली बचपन से जैसे जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं, इसका जनरल इंसिडेंस कम हो जाता है। तो
सर जैसे अभी अस्थमा अटैक की हमने बात की, तो इसके उपायों के बारे में जानेंगे, लेकिन सर अभी जो है इमरजेंसी में अगर किसी को अस्थमा अटैक आया है तो वो उस समय क्या करेगा? नम्रता, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए विशेषकर, क्योंकि जो आम तौर से पहले हमने कहा कि हम उसके जो उपचार हैं उसमें खास करके इन्हेलर्स हैं, जो दवाई के इन्हेलर होते हैं या लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्हेलर होते हैं इत्यादि से हम उसको रेगुलर डॉक्टर के बताए अनुसार लेते रहें, या हमें पता लगा कि मेरे अंदर ये ऐसी प्रकार की घुटन पैदा होने लगी है तो मैं उसी समय 1 या 2 पफ, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है तो इंसान को अपने बारे में पूरी इसके बारे में समझ आ जाती है, पर उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये ले लेना चाहिए। अब इमरजेंसी हो ही गई तो फिर आप अक्सर, जैसे सब इमरजेंसीज में लोग हॉस्पिटल में भागते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको इंट्रावीनस इंजेक्शन से वही दवाई दी जाती हैं और ऑक्सीजन इत्यादि दी जाए, और शायद लंबा खिंच जाए तो और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। परंतु दर्शकों, मैं आपके साथ बहुत एक अच्छी सुखद एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा कि आज से लगभग 40 साल पहले जब मैं एक एमडी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट था, तो मुझे उस समय भेदन क्रिया, जिसको आज सारी दुनिया एक्यूपंक्चर के नाम से जानती है और इसको पिछले 42 सालों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान्यता दी है, तो मैंने देखा कि एक्यूपंक्चर, भेदन क्रिया, यानी कि एक सुई लगा के आप उस इमरजेंसी को इतने अच्छे और सुखद सरल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरे को एक जैसे कहते हैं कि प्रभु ने एक रोशनी दिखाई कि इस माध्यम से इस बीमारी का अगर उपचार हो सकता है तो दुनिया की और बीमारी भी ठीक हो सकती हैं। और मेरे अपने प्रोफेशनल कैरियर में जब जब मुझे ये चुनौती आई, हर बार इस 1-2 एक्यूपंक्चर नीडल्स ने उस समस्या को वहीं के वहीं, और यहाँ तक कि मैंने 3 बार हाई ऑल्टीट्यूड गंगोत्री यात्रा, कैलाश यात्रा और एवरेस्ट बेस कैंप यात्रा में लोगों को इस प्रकार के, जिसको एक्यूट पल्मोनरी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, हो गई, और वो वहाँ पे सफ़ेद और ब्लू नीले हो चुके थे। उस अवस्था में भी उनको ठीक करने में मिनटों में वो उनकी जान प्राण सांस वापस आ गया। तो और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी मान्यता प्राप्त है, हमारी भारत सरकार की भी मान्यता है, परंतु इसको मेन स्ट्रीम जो डॉक्टर हैं हमारे, वो इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, और इस दुनिया भर में इसके क्वैक्स बहुत इकट्ठे हो गए। तो क्वैक्स से ज़रूर बचिए, ऐसे डॉक्टर को प्रोत्साहित कीजिए कि जो इस इलाज से, इस प्रकार की बीमारी को बिना किसी दवाई के, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं है, और ज़िंदगी भर के लिए ये हम कहते हैं इसको इट इज़ प्रेडिक्टेबल, यानी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि आपको आराम आएगा। तो रिप्रोड्यूसिबल, हर बार ऐसा होगा, एंड इट इज़ सस्टेनेबल, कि फिर वो कष्ट आपका हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार के उपचार को हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। जी सर, और क्या नेचुरली चीज़ें एक पर्सन कर सकता है जो अस्थमा से अफेक्टेड है? हमने कहा मेरा ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, ताकि मैं हाइपर सेंसिटिव ना हूँ तो उसके लिए मुझे अपनी जीवन शैली को थोड़ा सरल और सुखद रखना होगा। तो उसमें कहते हैं ना, पहला सुख निरोग काया। तो हम अपनी जो जीवन शैली है उसको स्वस्थ बनाएं, उसको निरोग बनाएं। उसमें सबसे बड़ा एक दुनिया भर का माना हुआ फार्मूला है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। नम्रता, यू विल एग्री, इट मेक्स यू एंड मी एंड एवरीबडी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हम जीवन शैली, फिर अपना खान पान ठीक रखें, थोड़ा सुबह जब हम समय पे सोएंगे, सुबह नींद अच्छी आएगी। रोज़ाना अपनी सेहत के ऊपर अपना आत्मिक, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाएं, और इससे आपके अंदर वो तनाव पैदा नहीं होगा, वो आपकी सेंसिटिविटी नहीं होगी, तो आपको ना ही अस्थमा बल्कि किसी और रोग से भी मुक्ति मिलेगी। आपकी अपना जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो मेरा कवच है मुझको बीमारी से रोकने के लिए, वो इतना स्वस्थ होगा कि कोविड आए, इन्फ्लुएंजा आए, दुनिया भर की कोई बीमारी आए, पर ये बीमारी
मुझे नहीं होनी चाहिए, मैं चाहूँगा किसी को ना हो। उसके लिए हमें अपना प्रयत्न करना होगा, अपना कवच, अपना स्वास्थ्य और अपना शारीरिक मानसिक संतुलन वो तभी रह सकता है अगर हमारी आत्मा शांत हो। तो उसके लिए हमें अपने योगिक उपाय, उसमें योग अष्टांग है और उसमें विशेषकर हम अपना ये ध्यान करें कि मैं एक प्राणी हूँ। तो ये जो सांस है ये मेरे प्राण से मेरे शरीर में कोशिकाओं में दौड़ के मुझे जिंदा रखता है और मेरे जीवन की इस साइकिल को एक्टिव रखता है। अगर मेरा सांस अच्छा रहेगा तो मैं स्वस्थ रहूँगा, मगर लोगों के पास तो सांस लेने का समय ही नहीं है, सोच भी नहीं है। तो इसलिए हाँ, आजकल बहुत चेतना फैल रही है कि आप रोज प्राणायाम करें, रोज़ थोड़ी देर ध्यान करें, थोड़े योगा आसन करें और अपना खान पीन सरल रखें, क्योंकि सांस का कनेक्शन आपके पेट से भी है। कि जैसे कहते हैं ना, सांस एक प्रकार का वाता दोष है। तो अगर मेरे पेट में गैस होगी, बदहजमी होगी, मेरा पेट साफ नहीं होगा, तो मेरे अंदर वो जो वात दोष पैदा होता है वही मेरे सांस को भी कष्ट देता है और उसके साथ मेरी जो स्किन है, चमड़ी है, उसके भी कई रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस सब की एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है। जी, तो सर यानी कि ध्यान तो हमें अपने जीवन में अपना ही लेना चाहिए। बिल्कुल, हर समय मैं ध्यान में रहूं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शांति प्रिय आत्मा हूं। मुझे अपनी शांति के लिए अपना संतुलन बनाए रखना है और उसके लिए मुझे योग अपनाना ही होगा, अपने सुख के लिए। और मैं सुखी तो जग सुखी। तो कहते हैं थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो मैं अपनी इकाई से शुरू करूं, अपनी सेहत, अपना दूसरों के लिए रोल मॉडल बनूं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अपने से अपना परिवार, अपना जो भी अपना सर्कल है, सोसाइटी है और हम सारा देश। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न भारत। तो उसके लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तभी संपन्न भारत संपन्न हो चुका। और हमारे तो वेदों में कहा गया है, धर्मार्थ कामा मोक्षमम शरीरम मूलामुत्थमम आरोग्यम मूलामुत्थमम, कि आपको कुछ भी जीवन में पाना है तो आपको स्वास्थ्य चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य नहीं है तो आप स्कूल नहीं जा सकते, विद्या नहीं पार कर सकते, अपना जो भी करना चाहें काम नहीं कर सकते, किसी की सेवा नहीं कर सकते, जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जीवन का जो आधार है वो हमारा स्वास्थ्य जी। और स्वास्थ्य योग में है। जी, तो सर जैसे अब अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो अगर योगा आसन करे, एक्सरसाइज करे तो ये उनके लिए सेफ रहेगा? हाँ, जो पहले तो जो करेंगे उनको होगा ही नहीं। नंबर 1, प्रिवेंशन इज बेटर देन एनी क्योर। नंबर 2, अर्ली इंटरवेंशन। तो जिनको थोड़ा थोड़ा होने लगा है वो भी शुरू कर दे, तो उनकी भी दवा के ऊपर निर्भरता, मात्रा इत्यादि कम होने लग जाएगी और उनका स्वास्थ्य में निखार आने लगेगा। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है उसमें ये जो मैंने आपसे भेदन क्रिया का, ये हमारे आयुर्वेद का अंग रहा है, परंतु जैसे हमारा बुद्धिज़्म चाइना, जापान तक फैल गया तो उन लोगों ने इस क्रिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और आज इसको एक्यूपंक्चर का नाम देके सारी दुनिया में ये मशहूर हो रहा है। और उसको जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता है और दुनिया में बहुत इसका बढ़ता जा रहा है। और ज़रूरत है कि जो हमारे डॉक्टर भाई हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो इसको ग्रहण करें ताकि लोगों को पता लगे कि हम किसी पढ़े लिखे की ना, कि क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ मैजिक हीलर्स बैठे हुए हैं, तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। वो बीमारी को पहचान नहीं पाते, उनको ये नहीं पता कि ये ब्रोंकियल अस्थमा है या कार्डियक अस्थमा है या कहीं मेरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई या मेरी कोई और समस्या हो गई। तो उस चक्कर में बचने के लिए ज़रूरी है कि जो डॉक्टर के पास अपनी सेहत के लिए जाएं वो एक कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सक्षम डॉक्टर है। आप मानेंगे? जी जी। यस जी, तो सर जैसे अभी आपने खान पान की बात करी, हमें लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, तो सर कुछ स्पेशल रेमेडीज है क्या अस्थमा के लिए कि हमें ये चीज़ों का सेवन करना चाहिए? सेवन करने में देखिए, हम अपनी प्राकृतिक पहचाने, है ना, और उस प्रकार, और वैसे ही जनरली जैसे कहते हैं कि रोगी खाए 3 बार, भोगी खाए 2 बार और योगी खाए 1 बार। तो हम अपना खान पीन
थोड़ा हल्का रखें। कहते हैं खाना खाओ आधा पेट खाओ। उससे पहले जो भी आप खाना खाओ उसको अपने मुंह में जितनी देर तक वो खाना रहेगा, जितना उसको आप अच्छे से चबाएंगे, उतना आपकी पाचन क्रिया आसान होगी और उसका आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो जो खाने की क्रिया है वो जैसे आपके सामने जब खाना पकाते हैं, कहते हैं माँ का खाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसने उसमें अपनी ममता डाली है। तो उस खाने में वो ममता की जो शक्ति है वो आपको बाज़ार में नहीं मिल सकती। फिर वो खाना आपके सामने आता है, आप उसका थोड़ा शुक्रान करें, धन्यवाद करें उस शक्ति का जिन्होंने हमें, तो हम ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में हम उसका थोड़ा प्रार्थना करके जब उसको ग्रहण करते हैं तो उसकी थाली में देख के उसकी जो खुशबू है, स्मेल है, उसको ग्रहण करें। फिर उसको एक एक चीज़ करके खाएं। एक बहुत गलत चीज़ है, लोग सारा एक सब चीज़ इतनी इकट्ठी करके उसको मिला देते थे। कितने एक एक जो आपके खाने में चीज़ है उसको बनाया गया है, प्रेम से बनाया गया, तो उसको एक एक करके बार बार अलग अलग सबको टेस्ट करें। और कहते हैं आधा खाएं, कोई कहता है, कोई कहता है 3/4 खाएं। थोड़ी पेट में जगह खाली रखें, अच्छे से चबाएं, आपका खाना अच्छा हजम होगा, ना आपको कोई गैस इत्यादि, जिससे कि अस्थमा भी बढ़ता है और बहुत से रोग बढ़ते हैं, और आपका पेट भी साफ रहेगा और आप सुखद रहेंगे। जी, तो सर मैं आशा करती हूँ कि जो भी दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जिन्हें अस्थमा होगा वो भी ठीक होंगे और जिन्हें नहीं होगा उनको आगे होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी टिप्स आपने आज दी हैं। तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मेरा दर्शकों से एक बार फिर अभिनंदन है कि इस चैनल को देखते रहें और इसका पूरा लाभ और आनंद उठाते रहें। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की अस्थमा पर। हमने जाना अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अंत में हमने ये भी जाना कि कैसे हम नेचुरोपैथी के माध्यम से अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। तो अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अच्छा खान पान लें, मेडिटेशन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी।